महिला तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हमारे पुराणों में भी कहा गया है, हमारे यहाँ जो हमारे धर्म ग्रंथ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक आध्यात्मिक स्वरूप है और दूसरा भौतिक स्वरूप है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और जो बातें हमने शुरुआत में कही, दरअसल वो बातें नारी की महिमा के लिए, नारी की शक्ति के लिए, या फिर भारतीय समाज और भारतीय परंपराओं में नारी का क्या स्थान है, महिलाओं का क्या स्थान है, इसको बताने के लिए हमने ये बातें कही हैं। और अब जबकि हम 21वीं सदी में हैं, अब जबकि महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, अब जबकि भारत चांद पर जा पहुंचा है, अब जबकि हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान है, हम आ पहुंचे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक ऐसी पोस्ट पर जहां पर हमने इन तमाम चीज़ों को, सूत्र वाक्यों को चरितार्थ होते हुए देखा है। हम ज़रूर अपने इस खास कार्यक्रम में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और ख़ास तौर से अगर हम सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं, वहाँ पर किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, या यूँ कहें कि महिलाओं को भी उतना ही मौका और अवसर मिल रहा है जितना पुरुषों को मिलता है। और ये मान सकते हैं कि जो 21वीं सदी का भारत है, उस भारत में अगर पुरुष आगे हैं तो यकीन मानिए महिलाओं की भागीदारी भी उतनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, और ख़ास तौर से बीएसएफ में जो महिला कैडेट्स हैं उनको लेकर। एक अलग अनुभूति होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे मन मस्तिष्क में और जो मेरे यहाँ पर अनुभव हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि एक महिला घर को संभालती है, एक महिला प्रोफेशनली बाहर भी संभालती है। और ख़ास तौर से जब हम अपने सैन्य बलों की बात करते हैं, अर्धसैनिक बलों की बात करते हैं, सशस्त्र जो पुलिस बल है उनकी बात करते हैं, और वहाँ पर महिलाओं का योगदान थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन वाकई हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएँ अपना योगदान दे रही हैं। संदीप कौर जी हमारे साथ में हैं, जो कि बीएसएफ के एक जवान हैं, उनसे हम बात करते हैं। संदीप जी, आप मुझे बताएं कि एक महिला के तौर पर बीएसएफ में आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस सर बढ़िया है मेरा, और मुझे अच्छा लगता है इधर जी अपने देश के इधर खड़ी हूँ मैं, अपनी सेवा कर रही हूँ देश की इधर खड़ के, और बढ़िया है सर। बढ़िया तो है, लेकिन कभी आपको आपके दो रूप यहाँ पे हो सकते हैं। एक तरफ आपके घर परिवार, और दूसरी तरफ ये देश सेवा, और आप सीमा पर मौजूद हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हो? दोनों में कैसे बैलेंस करते हो? सर देखना पड़ता है, दोनों घर जाके घर का है सब संभालना पड़ता है, और इधर है तो इधर देखना पड़ता है। ड्यूटी के दौरान जो भी सब करते हैं, गर्मी हो सर्दी हो सर, ड्यूटी तो ड्यूटी है सर। और आए हैं तो ड्यूटी के लिए इधर आए हैं। और ये आपने देखा, लफ्ज़ों में भले ही थोड़ी सी नरमी हो, लेकिन जो उद्देश्य हैं, जो इरादे हैं, वो बड़े बुलंद हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जो काम करना है वो करना है। आवाज़ में नरमी होगी, लेकिन जो अंदाज़ है, अंदाज़ वही है जो कि ज़रूरत है इस प्रोफेशन को, उसी अंदाज बात करते हैं। कुछ और लोगों से हम आपसे बात करवाते हैं और देखते हैं उनका क्या कहना है। पहले बीएसएफ में भर्ती हुई थी तो ऐसा सोचते थे हम लोग कि इनके लिए यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीएसएफ की जो वर्किंग कंडीशंस है वो टफेस्ट है किसी भी फोर्स के कंपैरिजन में। अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे सर्वाइवल तो है ही सबसे मुश्किल अपने आप में, लेकिन उसके अलावा ड्यूटीज़ भी और लाइव ड्यूटीज़ है। तो ना तो आप सर्वाइवल से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ना आप ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आदमी तो टफ होता है फिजिकली, लेकिन ऐसा मानते थे, ऐसा सोचा जाता था कि शायद गर्ल्स को, लड़कियों को यहाँ पे परेशानी हो। लेकिन जब से लड़कियाँ आई है, इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा उनको जो प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद में, और जो हमारी ट्रेनिंग है जिस तरह की बीएसएफ की ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग होती है, जिससे उसको निखर के आता है उसका हुनर, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। और उसको एक ट्रेंड बॉर्डरमैन या बॉर्डर वुमन के रूप में हम जो ट्रेन करते हैं, उसके बाद उसका वो हुनर निखर के आता है।
बीएसएफ में लगातार हम बता रहे हैं आपको वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार की भी कोशिश है और ख़ास तौर से उसके साथ साथ तमाम जो हमारे सैन्य बल हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम एक आउटर पोस्ट पर हैं और एक ये वॉच टावर है जिस पर हम जा रहे हैं और यहाँ पर एक महिला आरक्षी जो यहाँ पर मौजूद है और हम देखते हैं कितनी विषम परिस्थितियों में यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और लगातार ये जो चौकस निगाहें हैं, यही चौकस निगाहें दरअसल हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। सीमा पर ये जो वॉच टावर हैं ये लगातार पूरी सीमा पर हम देख सकते हैं बने हुए हैं। इसके बाद फेंसिंग भी दिख रही है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे कि भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर महिला शक्ति की बात कर रहे हैं और इनके योगदान की बात कर रहे हैं। वो जो घरों में काम करती हैं वो यहाँ पर सीमाओं की रक्षा में भी अपना योगदान दे रही हैं। तो हमने देखा कि वो जो हमने इंडिपेंडेंट पोस्ट दी है वो बहुत बेहतर मैनेज कर रही है। महिलाएं जो अपनी पोस्टों को मैनेज कर रही है, अपने इलाके को मैनेज कर रही है, बहुत बेहतर तरीके से कर रही है, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी उसके प्योर प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मुझे लगता है। फुट पेट्रोलिंग यानी कि पैदल चलकर लगातार सीमाओं की निगरानी करना, ये लोग भी यहाँ पर जो है निगरानी कर रहे हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इनकी कैसे काम करते हैं या कितना महत्वपूर्ण है ये फुट पेट्रोलिंग करना। आप बताइए यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं? ये अभी हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये पेट्रोलिंग के दौरान हमें कोई चीज़ या कुछ अननेसेसरी चीज़ मिलती है तो उसको हम अच्छे से चेक करते हैं। अगर वो कोई संदिग्ध चीज़ है तो आगे अपने कमांडर को सूचित करते हैं ताकि वो आगे उसके ऊपर कोई अपनी कार्रवाई करे। हम बात तो करना चाहेंगे, राजरानी जी पीछे हमारे साथ में यहाँ पे आ रही। लगभग कितने घंटे की फुट पेट्रोलिंग होती है और कितना किलोमीटर का दायरा आप लोग कवर कर रहे हैं? सर हमारा 3 किलोमीटर का लमसम दायरा होता है और इसमें हमारा ये अकॉर्डिंग टू जैसे अभी इधर ज़्यादा है ये मतलब अप डाउन में है तो इसमें टाइम कंफर्मेशन नहीं होता तो 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, 2 से 3 घंटे भी लग जाते हैं मोस्टली। पूजा जी, आप जब लगातार ये करते हो तो किस तरीके से आपने सीनियर कमांड देते हो कि भाई अगर यहाँ पे कुछ अगर अननेसेसरी कोई एक्टिविटी आपको दिख रही है तो फिर क्या आपकी कार्रवाई रहती है? सर हमारे पास एक सेट होता है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे को सूचित करते हैं, अपने सीनियर कमांडर को सूचित कर सकते हैं। तो जैसे कि हमको कोई भी सस्पिशियस चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है या फिर फेंसिंग में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है तो उस सेट के ज़रिए हम अपने कमांडर को सूचित करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को भी ये दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये वो है कि कई फीट यहाँ पे हवा के ज़रिए जो रेत है ना ये पूरी भर जाती है और इसकी सफाई भी, यानी कि यहाँ पर कोई सिविल वर्क नहीं होता है। यहाँ पर यही लोग इन रेत को हटाते हैं और नहीं तो फिर कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एरिया पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रेत को हटाना भी एक टफ टास्क होता है। आप बताइए कि आपका लगभग इतनी दूर आप कवर करते हो तो कितनी दिक्कतों और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सर मुश्किलें तो आती जाती रहती है पर उसका डटकर हम सामना करते हैं चुनौतियों का कि काउंटर पार्ट की तरफ से कोई हरकत ना हो। अगर हरकत हो तो हम उसके लिए जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो करते हैं। सर मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, क्या कहेंगे? अभी मनीषा ने बोला कि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, आप बताइए। हाँ, मुश्किलें आती जाती रहती है पर हमें ड्यूटी तो करना है अपनी पूरी। तो ये वो चीज़ है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, महिलाएं कितने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कर रही हैं। अनीता जी, आप और हमें बताएं कि क्या अनुभव रहता है इसको पेट्रोलिंग करते हुए? धूप है बहुत सर के ऊपर, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता है। हम भी हाँप रहे हैं, मेरे भी सांस चल रही लगातार आपके साथ चलते चलते। क्या कहना चाहेंगे? सर अब इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे देश की सेवा सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने फेंसिंग की पेट्रोलिंग करते हुए ये सही से मतलब इधर अगर कोई संदिग्ध चीज़ मिलती है, उसकी कोई भी किसी भी टाइप की या फुटप्रिंट जैसी चीज़ें मिलती हैं या फेंसिंग कटी हुई मिलती है तो इसकी सूचना हम तुरंत अपने ऑफिसर्स को देते हैं। और मतलब हमें अब ऐसा फील नहीं होता कि मौसम बारिश वाला है या धूप वाला है या आंधियों वाला है। हमें हर मौसम से लड़ना आता है। ये चीज़ें अब हम आसानी से फेस कर लेते हैं। और अब तो सच बताऊं, मुझे गर्मी भी महसूस नहीं होती है, बारिश भी नहीं महसूस होती, आंधियां भी मुझे आसान सी लगती हैं उसमें खड़ा होना। कुछ महसूस नहीं होता मुझे। बात करते हुए और आपकी मुस्कुराहट को देखते हुए मेरी भी एकदम थकान कम हो गई है और
वो कहते हैं दर्द जब हद से गुजर जाता है तो गा लेते, वही है कि अब आप इतनी सारी परेशानियों से आप यूज्ड टू हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपके लिए ड्यूटी पहले है, इसलिए आपको अब गर्मी और सर्दी का कोई इल्म ही नहीं हो पाता, आपको कोई जानकारी भी नहीं हो पाती। जब यहाँ पर आप बॉर्डर पर चल रहे होते हैं तो कहीं आपके दूर ख्याल में आपका फैमिली, आपके लोग आपको नज़र में आते हैं, या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ड्यूटी? सिर्फ पेट्रोलिंग करते टाइम तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कहीं कोई निशान तो नहीं है, या फेंसिंग तो कटी नहीं, मतलब कोई तार तो नहीं कटा हुआ। घर पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। अगर ड्यूटी में हम किसी और ख्यालों में खोए रहेंगे तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो बेखौफ रहे क्योंकि बॉर्डर पे BSF है। अरे वाह, ये देखिए, ये एक संदेश यहाँ पर महिला आरक्षी अनीता जी ने दिया हुआ है कि मैं यहाँ पर तमाम देश के लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो बेखौफ रहें, क्योंकि वो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है और ये वो तमाम चीज़ें अब वहाँ तक लगातार हम पिछले कई किलोमीटर से इनके साथ चल रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा क्योंकि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पर अनीता और उनके साथी सहयोगी जो लोग हैं उनकी जैसी महिला आरक्षी यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही हैं। महिलाएं कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, उनको मौका देना चाहिए। जो BSF दे रही है हर जगह प्रूव करती है। ये रेत है और ये सोने जैसी चमकती है जब धूप सीधे पड़ती है, और यही रेत इतनी गर्म हो जाती है कि इसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होता है। लगभग 100 वर्ग किलोमीटर का ये सैंड ड्यून्स का इलाका है जिसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे, चारों तरफ अगर कुछ नज़र आ रही है तो सिर्फ रेत और रेत नज़र आ रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब दोपहर होती है, गर्मियों का मौसम होता है, तापमान 50-55 क्रॉस कर रहा होता है, ऐसे माहौल में ख़ास तौर से वो महिला कैडेट जिनकी यहाँ पर पोस्ट है, जो यहाँ पर तैनात हैं, सोचिए कितने मुश्किल हालात में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सी बात है जिसके चलते इन सीमाओं पर वो 24 घंटे निगरानी करती हैं। यही सब बताने के लिए इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, और हम बात कर रहे हैं BSF के नज़रिए से किस तरीके से नारी शक्ति को सलाम किया गया है, उनको अवसर प्रदान किया गया है। लगातार बातें हम आपको बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये जो पेट्रोलिंग चल रही है, ये व्हीकल पेट्रोलिंग है और BSF की ये गाड़ियाँ, BSF के सीनियर अधिकारी गाड़ियों में बैठकर ये पूरी पेट्रोलिंग करते हैं और ये देखते हैं कि जो सीमा पे जो हमारे कांस्टेबल्स मौजूद है, जो आरक्षी मौजूद है, वो ड्यूटी में किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, और अगर उनको कोई समस्या है, उनको कोई परेशानी है तो उसका निराकरण भी ये करते हैं। और ये नियमित तौर पर इनके कार्यक्रम का हिस्सा है। इनकी वर्किंग जो कंडीशंस हैं, जो इनका जीवन शैली है, उस तरीके से लगातार ये अपने फ़र्ज को अंजाम देते रहते हैं। भारत का कोई भी ख्वाब या भारत का कोई भी उद्देश्य या विकसित भारत की बात या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात, किसी भी आयाम पर हम अपने भारत को परखते हैं तो उस आयाम में या उस प्रगति में या उस तरक्की में या उद्देश्य की पूर्णता में महिलाओं का योगदान हमेशा ही माना जाता है। और कहते भी हमारे यहाँ ही तो ये एक इकलौता ऐसा मुल्क है, या हम सनातन धर्म की बात कर लें, यहाँ पर अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। उसकी वजह यही थी
क्योंकि आधा पुरुष और आधी नारी किसी भी कार्य में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और हम जबकि इस महिला पोस्ट पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला पोस्ट पर घूम रहे हैं, तो हम लोगों से जानना चाह रहे हैं, इन महिलाओं से जानना चाह रहे हैं कि इनके अपने इरादे क्या हैं, ये क्या कुछ कहना चाहती हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर, अपनी इस कर्तव्य को लेकर, ड्यूटी को लेकर। उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर इस पोस्ट पर आप हैं। एक्सपीरियंस हमारा यही है कि जब घर से निकले हैं देश की सेवा के लिए, तो यहाँ पर अगर हम अपने घर और इसको, अपने ड्यूटी को, इन दोनों को एक साथ नहीं लेते हैं, पहले हमारे लिए अपनी देश की सेवा है, तो इसी अकॉर्डिंग हम इधर आए हैं और इसी हिसाब से हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आखिर में आपसे ये, क्योंकि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, मुझे लगता है कि एक ऐसा बल है जिसमें कि सुरक्षा के उत्तरदायित्व हैं और संवेदनशीलता भी है। क्या कहना चाहेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महिलाओं की भूमिका को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, महिलाओं को मिलने वाले अवसर को लेकर आपका क्या मानना है? मुझे यहाँ सेवा देते हुए, देश की सेवा देते हुए मुझे मैक्सिमम 15 साल हो गए हैं। अगर मैं स्टेट पुलिस या अपना BSF, अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को देखूं, तो यहाँ पर हम अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करते हैं और यहाँ पर हमारा मान सम्मान भी बहुत अच्छे से है। अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ की, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी है या महिला को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, ये नहीं है कि या पुरुष या महिला है कि इसमें ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मान सम्मान का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, हमारी केयर अच्छे से की जाती है। किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, चाहे वो हमारी फ़र्स्ट एड हो या हम यहाँ पर फिज़िकली बेस पे हो या ड्यूटी टाइम पे हो, हमें हमेशा यहाँ पर सेफ फील करवाया जाता है और हमारे मान सम्मान का प्रॉपर यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने हर चीज़ को। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो मैं इसीलिए आपको वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नज़रिए से। हालांकि अब देश में अलग अलग प्रोफेशंस में अलग अलग जगहों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अगर सैन्य बलों की बात करते हैं तो अभी भी कहीं ना कहीं समाज का एक तबका ऐसा है जो पुरुषवादी सोच में रखता है, अरे वहाँ पर महिलाएं कैसे काम करेंगी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि किस तरीके से पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल ये महिलाएं काम कर रही हैं, बल्कि इन महिलाओं को भी ये एहसास है कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, जो सुरक्षा उन्हें मिलना चाहिए और जिसकी वो हकदार हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में उन्हें मिल रहा है। और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत में इन महिलाओं के योगदान को लेकर हम आपसे ये बात कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, उनको ताकत देने की जो बात है, उसके तहत हमने हमारी बहुत सारी बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं हम, सीमा चौकियां बोलते हैं, उन चौकियों को हमने इंडिपेंडेंटली महिलाओं को दिया। जो हमारी महिला प्रहरी है उनको इंडिपेंडेंट पोस्ट दी। उस पूरी पोस्ट की कार्रवाई में एक आध दो लोग जो हमारे जैसे ड्राइवर हो गए, जो अभी हमारे पास महिला ड्राइवर नहीं है, या जैसे कैमल हैंडलर्स हो गए, बहुत जगह जहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती तो वहाँ पे ऊँट से चलना पड़ता है, सैंड ड्यून्स है या तमाम इस तरह के इलाके, तो उस तरह की कुछ एक 2-3 पोस्टों को छोड़ करके तमाम काम वो महिलाएं कर रही हैं। उस पूरी बॉर्डर के उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैनेज करने का काम महिलाएं करती है। ये भारत की भूमि है, ये वही भूमि है जहाँ पर चन्नम्मा, अपाला, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं उत्पन्न हुई हैं। ये वही भूमि है जहाँ पर रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ऐसी वीरांगनाओं ने भी यहाँ पर जन्म लिया है। और ये वही भूमि है जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा बल अपने यहाँ पर महिलाओं को न केवल सम्मान दे रहा है, बल्कि उन्हें हर वो अवसर मुहैया करा रहा है जिसकी वो हकदार हैं। और मैं इस प्रोग्राम में इसलिए खास तौर पर महिलाओं का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि समाज के वो लोग जो अभी भी कहीं अंधेरे में छुपे हुए हैं, अंधेरे में पुरुषवादी मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं, उनको अपने दिमागों के दरवाजे खोलने होंगे और उनको ये चेहरे देखने होंगे कि आखिरकार देखिए सीमा पर रहकर किस तरीके से ये महिलाएं जाबाजी के साथ में अपने कर्तव्य को अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ में ये कांस्टेबल्स हैं, सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजाता जी, हमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप यहाँ पर कैसा अनुभव करते हो? कभी कभी कुछ चुनौतियाँ आती होंगी कुछ ड्यूटी में, उस पे कैसे आप निर्णय लेते हो? सर अच्छा, शुरू में घर पे लगता था कि हम लोग कुछ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अब भी सेल्फ डिपेंड के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है हमारे इधर आके। और जब घर पे रहते थे तो पेरेंट्स बोलते कि लड़की रात में कहीं नहीं जाएगी, ट्रैवल नहीं करेगी, ये सब। लेकिन फोर्स में आने के बाद ये है कि
हम ट्रैवल या कहीं भी आ जा सकते हैं, तो हमारे ऊपर रोक टोक नहीं है। मैं अनीता कुमारी पांडे हूँ, महिला कांस्टेबल, और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ सर। फोर्स में आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिपेंड होने के साथ साथ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आया। अब मुझे काफ़ी अंधेरे में जाने से, या पहले मुझे अंधेरे में, जब मैं ड्यूटी में नहीं आई थी, ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। अब मुझे अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता, और यहाँ पे एक अजीब सी शांति सी मिलती है जो हमें मतलब कहीं और बाहर सिटी वगैरह में नहीं मिलती। जैसे पेड़ पक्षी, एक सुबह बहुत अच्छा सा महसूस। स्वागत आप सभी का। आइए सीधे चलते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। किसानों की हित ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। नांदेड़ में 5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में, मैं सिर्फ नांदेड़ की बात कर रहा हूं, लगभग 1,500 करोड़ रुपए भेजे हैं। ये कुछ नौजवान लेके आया है बड़ा प्यार से, भाई कब से हाथ ऊपर करके खड़ा है, उसका हाथ थक जाएगा, जरा ले लीजिए। धन्यवाद भैया आपके प्यार के लिए। ये आपका प्यार ही मेरी ताकत है भाई। साथियों, यहां के सोयाबीन किसानों को संकट से उबारने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। साथियों, पिछले 2.5 वर्षों में मराठवाड़ क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इससे रोजगार के हजारों नए अवसर तैयार हुए हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस क्षेत्र को नई पहचान दे रहा है। रेल कोच फैक्ट्री और लॉजिस्टिक पार्क ने यहां विकास के नए द्वार खोले हैं। समृद्धि महामार्ग से इस क्षेत्र की प्रगति को नई रफ्तार मिली है। नांदेड़ से गुजरने वाले शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे से पूरे मराठवाड़ की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई मिलेगी। नांदेड़ से दिल्ली और आदमपुर के लिए विमान सेवाएं शुरू हो गई है। जल्द ही हमारे सिख भाइयों को यहां से अमृतसर तक की यात्रा विमान से करने की सुविधा भी मिलने वाली है। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार की ज्यादातर योजनाओं के केंद्र में नारी शक्ति रही है। जिस परिवार को पीएम आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, जिस घर में नया शौचालय बन रहा है, जहां पहली बार बिजली और पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है, जिस रसोई में पहली बार गैस सिलेंडर पर खाना बन रहा है, वहां घर की महिला सदस्य को ही सबसे ज्यादा सुविधा हो रही है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, मैं सही बोल रहा हूं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, माताएं बहनें
उमंग और उत्साह से आशीर्वाद दे रही है। आज हमारे गांव की बहनें ड्रोन दीदी बनकर एक सीजन में लाखों रुपये कमा रही है। हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के मिशन में जुटे हैं। इस देश में ऐसी बातें कभी सुनने में आई नहीं, लेकिन मोदी है, बड़ा सोचता है, बड़ा चाहता है, बड़ा करता है। दीदी मेरी लखपति बने, गांव की मेरी दीदी लखपति बने। मुझे खुशी है कि महायुति सरकार भी महाराष्ट्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। हमारे शिंदे जी के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र की माताएं बहनें बढ़ चढ़कर का आशीर्वाद देने के लिए आगे आई है। माझी लाड़की बहन योजना को यहां की महिलाओं ने जिस तरह अपनाया है वो अभूतपूर्व है। साथियों, कांग्रेस ने हमारे देश में एक से बढ़कर एक घोटाले किए, लेकिन अब तो इन्होंने हद ही पार कर दी। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। और देख, पूरा देश ये देख करके हैरान है कि चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। तो आप देख रहे थे नांदेड़ से सीधा प्रसारण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक नीतियों को अमल में लाई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा कि किस तरीके से संविधान बचाने की आड़ में लाल किताब बांटकर कांग्रेस संविधान को ही समाप्त करने की कवायद में जुड़ी हुई है। तो आप देख रहे थे नांदेड़ से सीधा प्रसारण, और अब रुख करेंगे जमशेदपुर की ओर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आदिवासी कितने हैं और गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, हम ये पता लगाना चाहते हैं। अब आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं। भाई और बहनों, आप जीएसटी देते हो नहीं देते हो? आपको पता भी नहीं लगता। शर्ट खरीदते हो जीएसटी,
खाना खाते हो कहीं जाके जीएसटी, दुकान में चीजें खरीदते हो जीएसटी, आपके जेब से हर सेकंड जीएसटी निकलता है, जीएसटी निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। कहां जाता है वो पैसा? वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है और फिर हर साल हिंदुस्तान की सरकार निर्णय लेती है कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए। सही बात? शिक्षा में कितना जाएगा, दलितों को कितना मिलेगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, पिछड़ों को कितना मिलेगा, अस्पतालों में कितना जाएगा, अरबपतियों का कितना कर्जा माफ होगा, ये सारे के सारे निर्णय हिंदुस्तान की सरकार लेती है हर साल एक बार। उसको हम बजट कहते हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, ड्रामा होता है पूरा, देखा आपने? देखा है ना? वो देश का धन। तो आप देख रहे थे जमशेदपुर से सीधा प्रसारण, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।